Hello everyone. In this video, we will discuss how to manage upper respiratory tract infection. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ओपीडी में एक काफ़ी कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस देनी है, कब हमने एंटीबायोटिक का यूज़ करना है। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो होता है कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं जुकाम, दूसरा होता है साइनोसाइटिस, तीसरा होता है गला खराब होना फेरेंजाइटिस और चौथा है लेरिंजाइटिस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंडीशन दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के कॉजेस, मोस्ट ऑफ द कॉजेज आर वायरल कॉजेज जिसमें कि राइनो वायरस, कोविड वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस कॉमन है। अब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि पेशेंट को कॉमन कोल्ड है जिसे हम कहते हैं जुकाम। सिम्टम्स, सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा नेजल फुलनेस और ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट बताएगा कि नाक बंद है या फिर नाक बहरी है। कफ हो सकता है, पेशेंट को लो ग्रेड फीवर हो सकता है और कई बार सोर थ्रोट की कंप्लेंट भी होती है। और ये सिम्टम्स यूजली 5 से 10 दिन तक होते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो क्लिनिकल साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट होगा कंजक्टिवाइटिस, यानी कि आईज अगर रेड हो रही हैं साथ में, या फिर गला हम चेक करेंगे तो गले चेक करने पे हमें रेडनेस मिलेगी, इसे कहते हैं फेरिंजियल इरिथमा। नेज़ल म्यूकोज़ा चेक करेंगे तो वो रेड होगा और थोड़ा-सा स्वोलन होगा। म्यूकस डिस्चार्ज आ सकता है, वो हमें दिख सकता है, वो वाटरी भी हो सकता है या पुरुलेंट भी हो सकता है। पुरुलेंट मतलब पस जैसा येलो भी हो सकता है। और जब लंग्स में हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो लंग्स क्लियर हो सकते हैं, और अगर व्हीज़िंग मिल रही है तो इसका मतलब है कि एलर्जिक रिस्पॉन्स एयरवेज़ तक चला गया है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेस्ट और हाइड्रेशन, क्योंकि नेज़ल डिस्चार्ज इतना होता है कि पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। तो पेशेंट को हमने एडवाइस करना है कि उसने फ्रीक्वेंट इंटरवल पे ल्यूकवार्म वाटर लेते रहना है। फीवर है, पेशेंट को मसल पेन है या सोर थ्रोट है, उसके लिए हम पेशेंट को पैरास्टामोल दे सकते हैं, और पैरास्टामोल की डोज होती है 650 मिलीग्राम्स, जो कि दिन में 3 या 4 बार तक भी हम दे सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि आइबुप्रोफेन भी हम यूज़ कर सकते हैं माइल्जियास के लिए, सोर थ्रोट के लिए। और अगर पेशेंट को मेन सिम्पटम आता है राइनोरिया, राइनोरिया मतलब कि नाक बह रही है उसको, तो नेज़ल स्प्रे होता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का, जो हम दिन में 2 या 3 बार तक दे सकते हैं पेशेंट को। नेज़ल कंजेशन अगर है, जैसे कि नाक बंद हो रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमने देना है ऑक्सीमेटाज़ोलिन, और जो कि नेज़ल स्प्रे होता है। हर नोस्ट्रिल में 2 स्प्रे देने हैं सुबह-शाम करके, और मैक्सिमम 5 दिन तक हमने देना है। सिस्टमिक डीकंजेस्टेंट भी हम दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि सूडोएफिड्रिन है। अब आते हैं स्टीम इनहेलेशन। तो क्या स्टीम इनहेलेशन का कोई रोल है इन कॉमन कोल्ड? तो स्टीम इनहेलेशन का जो मैकेनिज़्म है वो है कि स्टीम से वायरस, अगर स्टीम का टेम्परेचर होता है मोर देन 43 डिग्री सेल्सियस, तो वायरस उससे किल हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। कफ अगर पेशेंट को प्रीडोमिनेंट सिम्पटम है तो हम दे सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। कई बार देखा गया है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि अदरक लीजिए, हनी लीजिए। तो इन चीज़ों का रोल कॉमन कोल्ड के लिए अभी गाइडलाइंस रिकमेंड नहीं करती हैं, और ज़्यादातर केसेस इसी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। नाउ रेड फ्लैग साइंस, तो रेड फ्लैग साइंस हैं कॉमन कोल्ड में। अगर पेशेंट को फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आता है, पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या पेशेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या सिम्पटम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना है, मेबी ईएनटी स्पेशलिस्ट को उन्होंने दिखाना है। और जैसे हमने डिस्कस किया, कॉमन कोल्ड के लिए इनइफेक्टिव या कोई बेनिफिट नहीं है, वो होता है जिंक, विटामिन सी, स्टेरॉइड्स, गार्लिक, विटामिन डी, या फिर एंटीवायरल ड्रग्स, इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनका कोई भी रोल नहीं होता है कॉमन कोल्ड के केस में। साइनोसाइटिस, तो साइनोसाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेजल साइनस। तो मोस्ट कॉमन कॉज अगेन इसके भी वायरल कॉज होते हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस, जो हमने कॉमन कोल्ड में डिस्कस किया। लेस देन 2% केस होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा। सिम्टम्स, सिम्पटम प्रीडोमिनेंट पेशेंट के सिम्पटम्स होंगे पुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज, की नोज से डिस्चार्ज आ रहा होगा, येलोइश या ग्रीन कलर का आ रहा होगा, फेस पे कंजेशन होगी, फुलनेस होगी। जहाँ पर ये मैक्सरी साइनसेस हैं वहाँ पर टच करेंगे तो पेन भी आएगा। पेशेंट को लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, या फिर स्मेल कम हो सकती है।
पेशेंट को सिम्पटम्स होगा पोस्ट नेज़ल ड्रिप, यानी कि जैसे ही लेटेगा वैसे ही पोस्ट नेज़ल ड्रिप जाएगा और पेशेंट को कफ शुरू हो जाएगा। बैड ब्रेथ भी हो सकती है पेशेंट को यहाँ पर, और मैक्सिलरी साइड में उसे टूथेक भी सिम्पटम्स आ सकता है। सो दीज़ आर द सिम्पटम्स ऑफ साइनोसाइटिस। जब हम साइन्स देखेंगे, एग्ज़ामिनेशन करेंगे, तो हम नेज़ल कैविटी में देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस म्यूकस होगा या पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। टेंडरनेस होगी मैक्सिलरी साइनस के ऊपर, और वहाँ पर रेडनेस भी हो सकती है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ साइनोसाइटिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंट्रानेज़ल डीकंजेस्टेंट। तो इंट्रानेज़ल डीकंजेस्टेंट जो हमने कॉमन कोल्ड में देखे, वो हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं अगेन 2 टाइम्स अ डे फॉर नॉट मोर देन 5 डेज़। ऑक्सीमेटाज़ोलिन इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस ओरल नेज़ल डीकंजेस्टेंट, वो हम देंगे। ओरल डीकंजेस्टेंट पेशेंट को हम दे सकते हैं सूडोएफिड्रिन 120 मिलीग्राम्स का ट्वाइस अ डे, अगेन वो भी 5 डेज़ तक ही देना है, नॉट मोर देन दैट। फीवर अगर पेशेंट को है तो उसके लिए अगेन वी विल गिव पैरास्टामोल 650 मिलीग्राम्स, दैट इज़ द अडल्ट डोज, 3 टू 4 टाइम्स अ डे। नेज़ल स्प्रे हम दे सकते हैं सेलाइन का भी, तो जिसे नेज़ोवियन कहते हैं, तो वो हम सेलाइन का स्प्रे देने से क्या होगा कि वहाँ पर ऑस्मोटिक जो ग्रेडिएंट है वो बनेगा, और जितना भी म्यूकस है वो ईज़िली बाहर आएगा। एलर्जिक साइनोसाइटिस है, अगर पेशेंट को हिस्ट्री है कि नेज़ल पॉलिप्स होते हैं, या उसके ओपीडी पेपर्स पे देखिए अगर किसी ने डायग्नोज़ किया है कि एलर्जिक साइनोसाइटिस, तो उस कंडीशन में इंट्रानेज़ल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन बी गिवन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइनोसाइटिस के केस में एंटीबायोटिक्स कब देने हैं। तो एंटीबायोटिक्स देने के इंडिकेशंस हैं, ये आप चाहे नोट भी कर सकते हैं। पहला इंडिकेशन है परसिस्टेंट, अगर सिम्पटम 10 दिन से ज़्यादा है साइनोसाइटिस का, तो देन वी शुड गिव एंटीबायोटिक। दूसरा इंडिकेशन होता है सीवियर, अगर फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है और इसके साथ पुरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा है या नेज़ल पेन है, जो कि 4 दिन तक कंसेक्यूटिव डेज़ तक बना हुआ है, गिव एंटीबायोटिक्स। थर्ड इंडिकेशन ऑफ गिविंग एंटीबायोटिक्स इज़ कि कोई पेशेंट का पहले रिस्पॉन्स आया और फिर दोबारा से फीवर हो गया, जिसे कहते हैं हम न्यू ऑनसेट ऑफ द फीवर, या नया हेडेक उसको शुरू हुआ है, या इंक्रीज़ इन द नेज़ल डिस्चार्ज हुआ है, तो दैट मीन्स कि वी हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस हम यूजुअली देते हैं एमोक्सिसिलिन बेस्ड एंटीबायोटिक्स, सो एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड कॉम्बिनेशन हम देंगे यहाँ पर, दैट इज़ 1 ग्राम्स ट्वाइस अ डे फॉर 7 डेज़। अगर पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है जो कि बहुत ही माइल्ड थी पहले उसे अगर मालूम है, तो उस कंडीशन में हम सेफ्रोक्सिम दे सकते हैं, और अगर सीवियर पेनिसिलिन एलर्जी है तो हम पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन देंगे 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर अ वीक्स टाइम। मैक्रोलाइट्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्रोलाइट रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक से इन 3 टू 5 डेज़, तो हम लिवोफ्लॉक्सासिन पे शिफ्ट कर सकते हैं 500 मिलीग्राम्स वंस अ डे। और अगर लिवोफ्लॉक्सासिन से भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो फिर हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट को रेफ़र करना है। एक्यूट फेरिंजाइटिस, तो एक्यूट फेरिंजाइटिस में जो प्रीडोमिनेंट कॉजेज़ हैं वो रेस्पिरेटरी वायरसेस ही होते हैं, और अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो फेरिंजाइटिस करता है, और बच्चों में तो ये सब्सिक्वेंटली रूमेटिक फीवर का भी रिस्क होता है। एप्स्टीन वायर वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जिसे हम कहते हैं, वो भी एक कॉज है सोर थ्रोट फेरिंजाइटिस का। और सिम्पटम्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है, प्रीडोमिनेंट सिम्पटम सोर थ्रोट होगा, सोर थ्रोट यानी कि गले में दर्द पेशेंट बताएगा, पानी पीते हुए यहाँ पर डिस्कम्फर्ट होगा, खाना खाते हुए डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट विल हैव फीवर, पेशेंट विल हैव कॉफ। और अगर हमने एग्ज़ामिन किया तो एग्ज़ामिनेशन पे हमें बिल्कुल फेरिंग्स रेड कलर का दिखेगा, और ये भी हो सकता है कि उस फेरिंग्स पे जो है एक्सुडेट्स भी हमें दिखें। नाउ कुछ क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को इटियोलॉजी क्या है सोर थ्रोट या फेरिंजाइटिस की। अगर पेशेंट को जो है ईयर इन्फेक्शन भी है, कफ है, तो ये एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। और अगर पेशेंट को कोई रैश आता है स्किन पे, तो ये बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का एक साइन हो सकता है। पेशेंट को पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, स्प्लीनोमेगैली है, तो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो कि एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है, उसका एक साइन हो सकते हैं।
और अगर पेशेंट को प्रीडोमिनेंटली सोर थ्रोट है और उसके साथ ब्रोंकोपल्मोनरी सिम्पटम्स भी आ रहे हैं, जैसे कि वीजिंग आ रही है, चेस्ट में पेन भी हो रहा है, तो ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया का एटियोलॉजी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये पता लगाना कि जो फेरिंजाइटिस हुआ है वो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से तो नहीं है, क्योंकि वही एक ऐसा कॉज़ है जिसमें कि हमने एंटीबायोटिक देने होते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरियाज़ हैं, तो ये क्राइटेरिया होते हैं हिस्ट्री ऑफ फीवर, एज़ सच कोई कट ऑफ नहीं है इसका। एब्सेंस ऑफ कफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कफ नहीं है तो ये बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई को फ़ेवर करेगा। सर्वाइकल एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी एंड टॉन्सिलर स्वेलिंग और एक्सुडेट, तो हर क्राइटेरिया को हम 1 पॉइंट देंगे। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट के नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं 1 तक, तो कोई टेस्ट नहीं चाहिए, कोई एंटीबायोटिक भी नहीं चाहिए। और अगर पेशेंट का स्कोर आता है 2 या 3, तो उसमें हम रैपिड टेस्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई का, अगर पॉजिटिव है तो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे, और अगर पॉइंट्स अचीव होते हैं 4, तो उसमें हम एम्पिरिकल एंटीबायोटिक भी शुरू कर सकते हैं, या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी रिकमेंडेड है यहाँ पर। ये क्राइटेरिया अडल्ट्स के लिए होते हैं, व्हाइल बच्चों में ये जो क्राइटेरिया हैं ये थोड़े से कम स्पेसिफिक हैं। तो इन क्राइटेरिया को जिसे हम सेंटोर क्राइटेरिया कहते हैं, यहाँ पर हम रिकमेंड नहीं करेंगे इन चिल्ड्रन। और बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के डायग्नोसिस के लिए हमें थोड़ा-सा थ्रेशोल्ड कम रखना होता है। अगर पेशेंट को पहले एक्यूट रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री है, पेशेंट को डायबिटीज़ है, इम्यूनो पेशेंट है, या पेशेंट को डॉक्यूमेंटेड हुआ था कि स्ट्रेप्टोकोकल एक्सपोज़र था पास्ट वीक में, या फिर वो कुछ ऐसी कम्युनिटी में रह रहा है जिसमें कि करंट स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट का कोई एपिडेमिक हुआ है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ फेरिंजाइटिस। तो जितने भी फेरिंजाइटिस के केस हैं, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस है, नॉन स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस है, उनको एनाल्जेसिक्स देने हैं, जैसे कि पैरास्टामोल और आइबुप्रोफेन। व्हाइल सलाइन गार्गल्स हम करेंगे। अब सलाइन गार्गल्स का रिकमेंडेशन है कि आधे ग्लास पानी में आधा चम्मच नमक लेना है। आधा ग्लास पानी या 1 कप, यानी कि 200 एमएल में आधा नमक लेना है, आधा चम्मच। तो वो हाइपरटोनिक सलाइन होता है। हाइपरटोनिक सलाइन से क्या है, जितने भी एक्सुडेशन वगैरह हो रही है वो बाहर निकल के आएगी। अगर उससे कम क्वांटिटी में किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेशेंट को अगर हमने एंटीबायोटिक देना है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, तो वो एंटीबायोटिक होगी एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवनिक एसिड, और डोज सेम रहती है 1 ग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 7 डेज़। और अगर पेशेंट को एलर्जी है तो हम वहाँ पर सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, सेफेलेक्सिन कैन बी गिवन। और अगर सीवियर एलर्जी है तो पेशेंट को इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन भी हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट का स्ट्रेप्टोकोकस है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक कोर्स शुड बी एट लीस्ट ऑफ 1 वीक ड्यूरेशन। रेड फ्लैग साइंस फेरिंजाइटिस के केस में होंगे अगर पेशेंट को फीवर के साथ चिल्स आ रहे हैं, या फिर उसकी नेक की स्वेलिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड इट इज़ बियॉन्ड द लिम्फेडिनोपैथी, तो हमने उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट को रेफर करना है। या पेशेंट का ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा हो रहा है, या सिम्पटम्स को 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट इन स्पाइट ऑफ एंटीबायोटिक एंड सपोर्टिव मेजर्स। Finally, laryngitis. Laryngitis is the inflammation of the larynx. So important causes infections में वायरस ही होता है, और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में इट कैन बी अ वोकल ट्रॉमा, जैसे कि कोई टीचर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, तो उनकी लेनिंजाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई इनहेलेशन इंजरीज हैं, एलर्जीज हैं, पॉल्यूशन है, या फिर मेलिग्नेंसी। सिम्पटम सिम्पटम इसमें होर्स वॉइस होती है, एक, और कई बार होता है कि बिल्कुल लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकती है, दैट इज़ अ सीवियर लेरिंजाइटिस। और पेशेंट बार-बार करेगा कि उसे एक फ़ील होता है, कि एक फीलिंग आती है कि बार-बार उसको थ्रोट को क्लियर करना है, तो पेशेंट फील्स अ नीड टू क्लियर द थ्रोट। ड्राई कफ रहेगा और एंटीरियर थ्रोट पेन होगा पेशेंट को। इसमें कोई एज़ सच बाहर से हमें कोई साइंस नहीं मिलते हैं, इसीलिए ये बेसिकली एक सिम्पटम बेस्ड डायग्नोसिस होता है, हिस्ट्री के बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं लेरिंजाइटिस का। ट्रीटमेंट वॉइस अरेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर लेरिंजाइटिस, और यहाँ पर हाइड्रेशन मेंटेन करना है पेशेंट का। यहाँ पर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स को भी प्रिवेंट करना है बाय गिविंग प्रोकाइनेटिक ड्रग्स और एंटासिड ड्रग्स कैन बी गिवन लाइक पेंटाप्रोजोल। नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स एट ऑल। अब रेड फ्लैग साइंस क्या हैं, जब हमने ईएनटी डॉक्टर को रेफर करना है, रेड फ्लैग साइंस होंगे अगर पेशेंट बताता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या स्ट्राइडर, दैट मीन्स कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है सांस लेते हुए, पेशेंट को खाना खाते हुए पेन होता है,
या पेशेंट का ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा हो रहा है, सिम्टम्स अगर 3 दिन से ज़्यादा इसको प्रेजेंट हैं, तो वी शुड रेफर द पेशेंट टू ईएनटी स्पेशलिस्ट। नाउ इन समरी, तो ये आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा। तो अगर सिम्टम आता है पेशेंट का नेज़ल फुलनेस है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, राइनोरिया हो रहा है और साइंस जो हमने देखे वो है कि नेज़ल म्यूकोसा रेड और कंजेस्टेड है, सोलन है, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? सेकंड पेशेंट आपकी ओपीडी में आया, उस पेशेंट को नेज़ल डिस्चार्ज है और उस पेशेंट को फेशियल कंजेशन हो रहा है और आपने टच किया तो वहाँ पर टेंडरनेस भी है। तो इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से टाइप का अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, नंबर 2। नंबर थर्ड पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब गला खराब है, गले में दर्द है उसको और जब आपने चेक किया तो फेरिंजियल वहाँ पर इरिथमा मिला या एक्सुडेट्स मिले, तो इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा पेशेंट पेशेंट बताता है आपसे कि उसकी जो वॉइस है वो भारी हो गई है और मिनिमल साइंस है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, तो फोर्थ पेशेंट को क्या डायग्नोसिस होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि एंटीबायोटिक्स कब देने हैं, कब हमने सपोर्टिव मैनेजमेंट करना है और कब हमने पेशेंट को रेफर करना है। थैंक यू।